अस्सलाम वालेकुम। रोज़ स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं एनी ख़ान। नाज़रीन, मुआरका हक़ को 1 साल मुकम्मल हो चुका है और पूरे पाकिस्तान के अंदर इस बात का जश्न मनाया जा रहा है जो आज से 1 साल पहले अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को पाकिस्तान ने नाको चने चबा दिए। इसका एतराफ़ जो है और इजहार बरमला अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी कर चुके हैं और बार बार वो कहते हैं कि उन्होंने जंग की रुकवाई और इंडिया के अब तो वो उनकी तादाद 11 तक पहुँचा चुके हैं कि 11 जहाज़ इंडिया के पाकिस्तान ने गिराए हैं। इसी 1 साल मुकम्मल होने पर हमें स्टूडियो में भी ज्वाइन कर चुके हैं हमारे गेस्ट। उनसे बात करेंगे, उनसे तजिया लेंगे। सीनियर तजियाकार हैं सजाद बुखारी साहब, प्रोफेसर अमार अली बाहिर बैनुल-अक़वामी उमूर है, जबकि जूम पे हमें ज्वाइन कर चुके हैं नासिर शिराजी साहब। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। सजाद बुखारी साहब, आपकी तरफ सबसे पहले आऊँगी। 1 साल मुकम्मल हो चुका है, आप इंडियन चैनल पर भी हमें काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं। थोड़ा सा पाकिस्तान की मीडिया और इंडियन मीडिया का कंपैरिजन कर दीजिएगा, जिस तरह जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पाकिस्तान ने की और गैर जिम्मेदाराना भारत की जानिब से 1 साल पहले नज़र आई। बहुत शुक्रिया आपका ब्रॉडकास्ट एथिक्स की। और जिस तरह एक डिसिप्लिन की बात करते हैं तो बैनुल-अक़वामी सतह पे इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग एथिक्स और रूल्स की जो वायलेशन, बदतरीन वायलेशन जो हिंदुस्तान के एंकर्स और उनके ब्रॉडकास्टर्स करते हैं या ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट उनके करते हैं, तो वो तो अब पूरी दुनिया में उसकी मीम्स बन रही हैं, आप देख रही हैं। एक तसलसल नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर मैं ज़िक्र करूँगा यहाँ पे अर्नब गोस्वामी, जिनको आज से कुछ साल कबल ब्रिटिश मीडिया रेगुलेटर्स ने 20,000 पाउंड का पनिश्ड किया था। इसी तरह का उन्होंने एक टॉक शो वहाँ पे कंडक्ट किया था और उन्होंने एक पाकिस्तानी पैनलिस्ट जो थे उनके साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन की थी और एक फॉल्स नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की थी। इसी तरह फिर EU डिसइंफो की अगर हम बात करें तो इसी तरह मीडिया टूल्स का जो है गलत इस्तेमाल किया था। इवन के उन्होंने वो लोग जो दुनिया से जा चुके हैं, यानी मरे हुए लोगों के जो है उन्होंने आर्टिकल्स छाप के मुख्तलिफ जाली वेबसाइट्स का भी उन्होंने इस्तेमाल किया। अच्छा, वहाँ पे TRP और रेटिंग जो है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। भले उसके लिए वो BJP सरकार जो है, जो उनकी इस वक्त जो गोदी मीडिया को टोटल कंट्रोल कर रही है, तो वहाँ पे व्हाट्सएप पे तमाम जो कंटेंट है वो मुहैया किया जाता है। इनका बाकायदा तौर पे एक सेल है, BJP का एक सेल है, वो इन तमाम जो मीडिया मालिकान हैं उनको डायरेक्शंस देते हैं, कंटेंट देते हैं और यही झूठी जो ख़बरें होती हैं उस पर मुश्तमिल एक फॉल्स नैरेटिव बिल्ड करने के लिए उनको मुख्तलिफ जाली टूल्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। जिसमें आपने देखा कि इन्होंने 2000 में, आपको याद होगा अच्छा ये आज की बात नहीं है, ये BJP की बात नहीं है। आपने सुना होगा, ये बड़ा एक अमूमी तासुर है, परसेप्शन है कि BJP सरकार आने के बाद जो है हिंदुत्व या हिंदू राज या इनकी शिवसेना, बजरंग दल या जो इनकी संघ परिवार जैसी तंजीमें वो वजूद में आई हैं, तो उससे पहले भारत बड़ा सेकुलर था और बड़ा डेमोक्रेटिक था। इसने पहले भी एक नकली लिबादा ओढ़ा हुआ था डेमोक्रेसी का या सेकुलर स्टेट का। थोड़ा बहुत जो जमहूरियत, नेहरू की जमहूरियत थी और माजी में थोड़ा बहुत हमने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह कुछ कोशिश करते थे बैकडोर डिप्लोमेसी भी वो करें। लेकिन आप मुझे बताएं, ये क्या गोल्डन टेम्पल जो था उस वक्त हिंदुत्व थी? नहीं थी। गोल्डन टेम्पल जब हुआ, वाक़या हुआ, बाबरी मस्जिद का जब वाक़या हुआ तो क्या उस वक्त भी हिंदुत्व था? नहीं। ना ही उस वक्त RSS जो थी, हाँ वो कि RSS को 1925 में वो बनी है। उसके बाद आपने देखा कि 2000 में एक फॉल्स फ्लैग हुआ, पार्लियामेंट हमला, वो भी फॉल्स फ्लैग साबित हुआ। उसके बाद 2008 में मुंबई अटैक होते हैं, वो भी पाकिस्तान पे इल्ज़ाम धर दिया जाता है, उसके भी कोई शवाहिद सामने नहीं आते और पता नहीं फिर उसके बाद कसाब और अजीब अजीब नाम आए। फिर उसके बाद आप देखिए 2016 में उड़ी और पठानकोट का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है। पाकिस्तान उसमें जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की ऑफ़र करता है। हमारी टीमें जब वहाँ पे जाती हैं, हमें एक्सेस ही नहीं दी जाती उस स्पॉट तक, उस साइट तक जहाँ पे ये वाक़या रूनुमा होता है। फिर 2019 में पुलवामा होता है। क्योंकि आपने जब हिस्ट्री का पूछा तो ये तमाम जो मीडिया है, भारतीय मीडिया, तो उन्होंने उस पुलवामा को भी पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया, जबकि ये पूरा एक ड्रामा था। वो कैसे एक्सपोज हुआ? यही एंकर जिसका मैं जिक्र आजकल बड़ा इनका महात्मा बना होता है, वो टीवी पे बैठा होता है, तो उस वक्त भी इसने एक चैट की जो उन्हीं के एक DJP थी उसके साथ, वो चैट मंजर आम पे आ गई कि जिस पे इन्होंने पुलवामा का जो फॉल्स फ्लैग था उस पे इन्होंने जश्न मनाया कि जी हमारे लोग मारे गए, वाह वाह जी, पाकिस्तान जो है अब हम इस पे इल्ज़ाम धर देंगे। फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता गया और फिर आया जी पहलगाम। अब जो पहलगाम था वो इतना कोई भोंडा इन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया था। पुलवामा बेसीराम जो इनका एरिया है स्पेसिफिक जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है, यहाँ से 5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, वहाँ पे राष्ट्रीय राइफल्स, इनकी एक बदनामी ज़माना एक फ़ोर्स है और इनकी जो रिज़र्व फोर्स है वो वहाँ पे मौजूद थी। और कोई 1 घंटे का सफ़र करके
अब जबकि इनकी ये कह रहे थे कि हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी थी कि कोई इस तरह का वाक़या रूनुमा हो सकता है। यानी नकल के लिए भी थोड़ी अकल की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद इन्होंने विद इन 10 मिनट्स जो है वो FIR लॉन्च कर दी, और बदकिस्मती के साथ वो जो इनका एक सेंटीमेंट है कि उन्होंने दाढ़ी वाले 2 लोगों की तस्वीर जो है वो जारी कर दी कि ये लोग थे जिन्होंने ये पुलवामा का इंसिडेंट में ये लोग मुलविस थे, और इन्होंने रंग दिया उसको जाफ़र एक्सप्रेस का जो वाक़या था। जबकि जाफ़र एक्सप्रेस का तो मैं विटनेस हूँ इस हवाले से कि जाफ़र एक्सप्रेस की अभी तक न्यूज़ ही ब्रेक नहीं हुई थी, और इंडियन चैनल्स जो है वो मुझसे रब्ता कर रहे थे कि जाफ़र एक्सप्रेस जो है उसमें यरगमाल बना दिया है लोगों को, तो इतने उसमें FC के एहलकार हैं और इतने उसमें सिविलियन हैं, और BLA ने उनके साथ जो है वो रब्ता शुरू किया हुआ था। तो वो तो एक बाकायदा तौर पर जाफ़र एक्सप्रेस का जो वाक़या था उसमें ये मुलविस थे। अब अगर हम बात करें एथिक्स की, अभी आपने इंट्रो दिया, कितना खूबसूरत आपने बड़ा मुख्तसर किस्म का मुफस्सल किस्म का आपने कहा। जी हम अपने पैनलिस्ट की तरफ जाते हैं, लेकिन जब वो शुरुआत करते हैं, अभी थोड़ी देर बाद भी मैंने उन्हें ज्वाइन करना है, तो वो क्या करेंगे, वो सबसे पहले जो स्टार्ट ही लेंगे, अपना इंट्रो ही लेंगे, वो झूठ से लेंगे। वो जी JD वेंस आ रहा था तो त्यारा उनका वापस हो गया, वो अब्बास इराक़ची पाकिस्तान नहीं आना चाहते, उन्होंने जी वाज़े तौर पर बोल दिया, यहाँ पर जनाब कोई नेगोशिएशन नहीं हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो मीडिया है, जो हमारे एंकर्स हैं या जो हमारे ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हैं ख़ास तौर पर, वो इंतहाई शाइस्ता गुफ्तार होता है उनका, एथिक्स के साथ, लॉजिक के साथ और बड़े तहज़ीब के साथ जो है वो गुफ्तगू करते हैं। कोई ऐसी टर्म का वो इस्तेमाल नहीं करते जो कि गैर अखलाकी हो, गैर मौज़िब हो या गैर पार्लिमानी हो। लेकिन बदकिस्मती से जो भारत का मीडिया है, मैं तो समझता हूँ कि भारतीय मीडिया और भारतीय चैनल्स पर आप यकीन जाने यानी जब मैं अपेयर होता हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि मैं किसी ड्रामे में या किसी वो शो में, रोड शो जो होता है, मैं उसमें आ गया हूँ, और जो आ रहा है वो अपनी मर्ज़ी से जो कुछ बोल रहा है, ना वो एडिटिंग करते हैं इसकी, ना उनका कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो उनसे पूछती है कि भाई आपने लाहौर में समंदर बना के आपने लाहौर पर भी हमला कर दिया, लाहौर पोर्ट बन गई, कराची में आप अंदर घुस गए और आपने PNS विक्रांत से जो है वो ब्राह्मूस फायर कर दिए, और आपने तो जनाब हमारे आर्मी चीफ को गिरफ़्तार कर दिया जी, वो प्राइम मिनिस्टर भी गिरफ़्तार हो गए। तो इसके बाद भी आप यकीन जाने किसी एक चैनल को पनिश तक भी नहीं किया गया। तो इसका मतलब मुख्तसर ये है कि जो भारतीय मीडिया है वो भारतीय सरकार और भारतीय जो इस्टेब्लिशमेंट है और जो बरसर इक़्तिदार टोला होता है, ये मीडिया जो है उनके यहाँ मुकम्मल तौर पर यरगमाल होता है। बिल्कुल बुखारी साहब, और दोबारा से हम देख रहे हैं कि वही चेहरे मीडिया के सामने आ रहे हैं, स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, किसी किस्म की शर्म नहीं है, जो कि कितना झूठ उन्होंने बोला 1 साल पहले। शिराज साहब, आप क्या इसके ऊपर कमेंट करेंगे, जो एथिक्स की बात की सजाद बुखारी साहब ने कि एक झूठ का पूरा एक बयानिया सेट किया गया, क्या वाकई भारतीय अवाम भी झूठ सुनना चाहती है, तभी TRP के चक्कर में उनका मीडिया पागल हो गया? बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है हमारे भाई ने शिराज साहब दोबारा आपकी तरफ आएंगे, ऑडियो का इशू आ रहा है। बुखारी साहब ने जैसे बात की, प्रोफेसर अमार अली आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, जैसे कि उन्होंने बात की कि झूठ का एक बयानिया था, लेकिन दुनिया के अंदर वो नहीं बिक सका। भारत का एक मकरूह चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया और पाकिस्तान की आलमी सतह पर पजीराई हुई। अमरीकी सदर तारीफ़ करें, बाकी ममालिक भी तारीफ़ कर रहे थे कि किस तरह पाकिस्तान एक पॉजिटिव और ज़िम्मेदार रियासत का सबूत दिया। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की जो कामयाब सिफारतकारी रही है और ये जो पूरा 1 साल हमने गुजारा है, और हालिया हम देख रहे हैं कि किस तरह अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा करे, तो आलमी सतह पे पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस तो बेहतर हुआ है, आगे मुस्तकबिल में पाकिस्तान इससे क्या फ़ायदा उठा सकता है? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू ऐड ओवर हियर, दिस इज़ अ वेरी पिवटल मोमेंट हम लोगों की हिस्ट्री में। ये एक 5th जनरेशन वॉरफेयर का आपने सुना होगा, ये दिस इज़ अ कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ 5th जनरेशन वॉरफेयर ऑपरेट्स, और इसमें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा हम आगे गए हैं और इंडिया को उसमें बहुत ज़्यादा शिकस्त का सामना फेस करना पड़ा है। तो इट इज़ नॉट, देखें जो बैटल होती है वो सिर्फ आप बैटल फील्ड पे नहीं जीतते हैं, इट इज़ ऑल्सो इन द ह्यूमन माइंड, और पॉलिटिकल नैरेटिव बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो पॉलिटिकल नैरेटिव हमने अपना बनाया है और उस ऊपर से हमने जो 5th जनरेशन वॉरफेयर को कंट्रोल किया है, ये इंडिया को बिल्कुल समझ नहीं आई कि ये हम इसको कैसे काउंटर कर सकें। और अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखें, आजकल हम जितना ज़्यादा स्पेस में इन्वॉल्व हैं, तो ये जो न्यू जनरेशन्स ऑफ वॉरफेयर में जितना ज़्यादा हम अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं और हम इंडिया से आगे जा रहे हैं, दिस इज़ अ पिविटल पॉइंट जहाँ पे अब दुनिया
दुनिया ने भी इस चीज़ को तस्लीम कर लिया, जिस तरह आपने ट्रंप का जिक्र किया, EU का जिक्र किया और बाकी जो ममालिक हैं, दे हैव नाउ रिकग्नाइज दिस थिंग कि जो हम इंडिया पे बेट कर रहे थे एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर फॉर दिस रीजन, दैट हैज़ ऑल्टर्ड। वो बेट अब ख़त्म हो गई है और जो उन्होंने मोदी सरकार ने पिछले 14 साल से इसी चीज़ को पिवट बनाया कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं इस रीजन के और हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है इस पूरे रीजन को, दैट हैज़ फॉलन राइट ऑन द ग्राउंड एंड स्पेशली ये मार्का हक वॉज द एक्सप्लेनेशन मार्क। एंड यहाँ से हमने इंडिया की ये जो पूरी ये जो इनका फॉल्स नैरेटिव का वॉरफेयर था उसको हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अल्लाह ताला के फजल से हमने एक्सपोज करके रखा। सही, शिराज साहब आपकी तरफ आऊँगी, लेकिन सजाद बुखारी साहब उनके पास क्योंकि वक्त कम है, उन्होंने जाना भी है एक इंडियन चैनल पे। तो बुखारी साहब, सिर्फ फ़ौज ने ये जंग नहीं लड़ी, ये जंग आवाम ने भी लड़ी, ये मीडिया ने भी लड़ी और अभी तक लड़ रही है। जैसे कि आप अभी इंडिया के महाज पे जाएंगे जंग लड़ने के लिए, पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करने के लिए, तो एक तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान के बाकी अवाम का जोश और जज्बा, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जो कि कहा जा रहा था कि फ़ौज और अवाम के दरमियान दूरी है लेकिन वो नज़र नहीं आई, उसके ऊपर भी तबसरा कीजिएगा। और दूसरा ये क्विकली भी बता दीजिएगा कि इंडिया क्या पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट कर रहा था, उसकी जो सिक्योरिटी फेलियर था कि वो समझ रहा था कि पाकिस्तान इसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं करेगा जो उसने अटैक किया। मल्टी डायमेंशनल और आपका बहुत सारे पहलुओं को लिए हुए ये सवाल है आपका। एक तो ये था कि इस वॉरफेयर में जिसमें साइकोलॉजिकल कम्युनिकेशन वॉरफेयर मल्टी डोमेन जो ऑपरेशन था हमारी फोर्सेस का, और उसमें फिर हमारे जो सोशल मीडिया का जिस तरह मीम्स बनाई गई, जिस तरह मिस कैलकुलेशन, अच्छा मिस कैलकुलेशन के हवाले से भी आप बताओ ना। आपने कहा कि भारत को क्या गलत फहमी थी, मिस कैलकुलेशन की टर्म तो हम बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन क्या मिस कैलकुलेशन थी? जैसे मिस कैलकुलेशन जो थी वो डोनाल्ड ट्रंप को मिस कैलकुलेशन थी क्योंकि उनको एक ब्रीफिंग दी गई थी, उस ब्रीफिंग में अली रज़ा पहलवी और इजरायली कुछ लॉबी के ज्यूइश जो थे उन्होंने एक ब्रीफिंग दी थी कि बस ये 2 दिनों की मार है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो पाकिस्तान के हवाले से ये गलत फहमी थी कि हमने तो पहले ही यहीं पे 5th जनरेशन वॉर यानी हाइब्रिड वॉर जो है वो इम्पोज की हुई है इनके ऊपर। सोशल मीडिया जो है वो ऑलरेडी मीम्स बना रहा था, आपने देखा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और एक एग्रेशन हमें मुल्क के अंदर नज़र आया, खैबर पख्तूनख्वा, फिर ये प्रोटेस्ट और ये धरने वगैरह। फिर उन्होंने कहा कि जी हमारी प्रॉक्सी यानी BLA, BLF, BRA और जो सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट ख़ुद को कहते हैं वो भी मुतहर्रिक हैं। फिर TTP के अगेंस्ट जो है वो हमारा एक ऑपरेशन जो था वो भी हमने लॉन्च किया हुआ था, यानी मुख्तलिफ पहले हमने माजी में ऑपरेशंस किए। और ईस्टर्न बॉर्डर पे आपको पता है कि वो एक मैनुअल वार थी, उस पर भी उन्होंने कहा कि जी हमने वहाँ पे भी अफवाज को इंगेज किया हुआ है। तो पाकिस्तान बिल्कुल हलवा है, अभी खाने के लिए तैयार थे, ये बैठे हुए थे और उन्होंने कहा बस जो ही हम हमला करेंगे, ये तो पहले ही डिस्पर्स हुए हैं, इंगेज्ड हैं, इनके इंटेलिजेंशिया, इनके इंटेलिजेंस जो नेटवर्क है वो ऑलरेडी इन महाजों पे लगा हुआ है। तो हम बड़े आराम से जनाब कुछ बरामूस जो है वो फायर कर देंगे, कुछ हम स्ट्राइक्स कर देंगे, कुछ मिसाइल स्ट्राइक करेंगे तो पाकिस्तान घुटने टेक देगा। लेकिन उन्हें ये क्यों समझ नहीं आ रही थी कि इन्होंने एक ऑपरेशन और भी किया था, अगर आपको याद हो, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड, उसमें भी इन्होंने इस तरह की गलतफहमी की। फिर हमारे त्यारे अंदर तक घुसे उनके और फिर उनकी क्या हालत की। फिर वो अभिनंदन को हमने पकड़ा, फिर बड़ी चाय वाय फैंटास्टिक टी बड़ी मशहूर हुई। तो तल्ख तजर्बात से, माजी के तल्ख तजर्बात से हिंदुस्तान ने सीखा नहीं और इन्होंने 2 वजूहात से ये मिस कैलकुलेशन, तो एक तो मैंने आपको बताया कि क्या मिस कैलकुलेशन थी, दूसरा इनको ये पता नहीं था कि पाकिस्तान की जो कम्युनिकेशन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है, हमारी सेटेलाइट एक्सेस और कम्युनिकेशन एक्सेस हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हमने पैरेलल इन पर जो है मल्टी डोमेन ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया। हमने इनकी 70% ग्रिड और बिजली और तमाम कम्युनिकेशन इनकी हमने ब्लॉक कर दी, जैम कर दी टोटल। फिर उसके बाद हमने इनकी जो माजी में इनकी जो एयरफील्ड्स इस्तेमाल होती रही, जो इनकी एयर बेसिस इस्तेमाल होती रही, जैसे पठानकोट, उड़ी इस्तेमाल होता रहा, इसी तरह बटिंडा जो थी, इन सब को हमारे जो फ़ज़ाइया थी उन्होंने टारगेट किया हुआ था, लॉक किया था, अपने जो जितने टारगेट्स थे उनको लॉक किया था। सिर्फ वो इस इंतज़ार में थे कि वो कहाँ से ये मिसाइल पाकिस्तान पे फायर कर रहे हैं, हमारे मसाजिद, हमारे बच्चे। देखिए आपने मुजफ्फराबाद में हुआ और कुछ अफसोसनाक वाक़यात रूनुमा हुए जिसमें सिविलियंस को टारगेट किया गया। एक नौजवान हमारा शहीद हुआ, एक कर्नल साहब हैं, उनका एक फ़र्जंद उसमें शहीद हुआ। तो पाकिस्तान ने जब जवाबी कार्रवाई का आगाज़ किया था तो मेरी ये खुशनसीबी आप समझें, या मैं इस जनरेशन में पैदा हुआ तो मैं इस मामले में बड़ा लकी हूँ
कि पाकिस्तान में मुझे ये पहला मौका मिला कि मैंने स्टेट मीडिया से इसको अनाउंसमेंट इसकी की थी सबसे पहले, कि जब ये पहला हमने फायर जो किया था मिज़ाइल, उसमें उस बच्चा जो शहीद बच्चा उसके नाम पे हमने ये पहला मिज़ाइल जो था वो फायर किया था। और उसके बाद ऐसी हालत बनी कि 1 घंटे के अंदर अंदर जो है वो भारत घुटने उसने टेके और उसने फ़ौरन डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता किया कि अगर पाकिस्तान को हमने और मौका दे दिया, 1 घंटा और दे दिया, तो ये जो हमारी 12 मेजर जो फील्ड्स हैं ये तो पाकिस्तान ने तबाह कर दिया, क्योंकि S-400 की बैटरीज हमने तबाह कर दी थी इनकी। फिर इनके जो राफेल थे वो हमने तबाह किए, मिराज हमने इनके तबाह कर दिए। और माजी का इनका एक रिकॉर्ड रहा है कि इनके जो तैयारे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बदनाम ज़माना फ़ज़ाइया अगर है तो वो हिंदुस्तान की है। 450 पायलट्स और क्रू मेंबर्स जो हैं वो इनके मारे जा चुके हैं। और इनका एक तैयारा था जो इन्होंने रूस से लिया था, जिसकी ट्रेनिंग के लिए भी ये रूस गए थे, उनमें से एक बंदा बचा है, पता नहीं वो भी अभी पायलट इनका ज़िंदा है या नहीं है, वो भी मारा जा चुका है। 450 वाक़यात हुए हैं, आप सोचें। और इन्होंने मुतादिद जो MiG-21 इनके तैयारे थे, जिनको ये फ्लाइंग कॉफिन का नाम दिया गया कि ये तो चलता फिरता उड़ता हुआ जो है वो ताबूत है। तो भारतीय मिसकैलकुलेशन, भारत की जो एक डर्टी पॉलिटिक्स है, उसके लिए उन्होंने अपनी फ़ौज को, अपनी फ़िज़ाइया को की भेंट चढ़ा दी। और आपने देखा कि किस तरह जो है वो उन्होंने इस पॉलिटिक्स के लिए वो इस्तेमाल हुए, यानी अपनी फ़ौज को जो प्रोफेशनल फ़ौज होनी चाहिए वो इनकी डर्टी पॉलिटिक्स के लिए जो है वो इस्तेमाल हुई। और उसके बाद पूरी दुनिया में इतनी बदनामी हुई कि अनिल चौहान 30 मई को ही एक सिंगापुर में एक इवेंट पे गए और वहाँ पे जब उनसे किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा जी हाँ हमारे त्यारे तबाह हुए हैं, बस इतने नहीं हैं, उतने नहीं हैं। तो मेरा ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप ने ठीक कहा था उनको डोनाल्ड ट्रंप के पास अंदर की भी खबर थी कि वो शायद 3 तैयारे और भी उन्होंने इजाफी कर दी, वो 11 तैयारे थे। तो ये खुद तस्लीम भी कर चुके हैं, इनके डिप्टी एयर चीफ जो है वो भी तस्लीम कर चुके हैं। इवन के इनके एक आपने देखा है वो बड़े बैठ के वो मूँछों वाले, वाइट सफ़ेद मूँछों वाले, जनरल बख्शी, जंडू दल बख्शी मैं उनको कहता हूँ, वैसे GD बख्शी उनको कहते हैं क्योंकि उनकी कहानियाँ अक्सर जंडू कहानियाँ ही वो लोगों को सुनाते हैं। तो जंडू दल बख्शी साहब जो है वो भी इस चीज़ का एतराफ़ कर चुके हैं कि हमने पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया और हमारी टाइमिंग क्यों इतनी गलत थी। सही। बुखारी साहब, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन बुनियानुल मरसूस के हवाले से। नासिर शिराज साहब हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, प्रोफेसर मोहम्मद अमार आलम भी हमारे साथ मौजूद है। शिराज साहब, आपकी तरफ आऊँगी। सजाद बुखारी साहब ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने पाकिस्तान के जज्बे की बात की। अगर जंग देखा जाए तो हथियारों से नहीं लड़ी जाती, जज्बे से लड़ी जाती है। इसलिए कहते हैं कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। पाकिस्तान के जज्बे को कैसा आप डिस्क्राइब करेंगे? 1 साल पहले मीम्स बनाई जा रही थी और उधर जंग लगी हुई थी। जी बहुत शुक्रिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की है आपने। जंग के पैटर्न वैसे भी चेंज हो गए हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे जंग जो है वो हाई मोरल ग्राउंड के ऊपर लड़ी जाती है। बुनियादी तौर पे जंग जो है वो विल, जज्बे और पैशन के साथ लड़ी जाती है। इत्तेफाक ये है कि जिस दिन ये वाकया हुआ मैं वहाँ UAE एयरपोर्ट के ऊपर स्ट्रैंडेड हो गया और फ्लाइट्स की कैंसिलेशन की वजह से मुझे जहां होटल में स्टे करना पड़ा, तो वहां मेरे साथ बहुत सारे इंडियन काउंटर पार्ट्स थे। और जब मेरी बातचीत होती थी, आप यकीन करें उन सब का यूनानिमस मौक़िफ़ ये था कि हम ये जंग लड़ने की पोजीशन में नहीं हैं और हम पाकिस्तान के मुकाबले में ना अवामी सतह पे सस्टेन कर सकते हैं और ना ही इक्तिसादी सतह पे। अब मैं अगरचे समझता था कि पाकिस्तान तो एक बड़ी इक्तिसादी कुव्वत नहीं है, लेकिन मसला ये है कि जिसने अपने आप को टोटल एक इक्तिसादी डोमेन के अंदर रखा हो, फिर वो वल्नरेबल भी हो जाता है, जो इंडिया की वल्नरेबिलिटी बनी। दूसरा मैं ये अर्ज करूं कि चूंकि इंडिया ने बुनियादी तौर पे बॉलीवुड पैशन के जरिए से चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है, वो एक ख्याली और साहिराना दुनिया के अंदर रहते हैं और वो समझते हैं कि इसी तरह जंगें लड़ी और फतह हासिल की जाती हैं। ऑन ग्राउंड रियलिटीज बहुत डिफरेंट हैं और पाकिस्तानी फौज ने, पाकिस्तानी अवाम ने पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से रिस्पांस हुआ वो उनके लिए बड़ा गैर मुतवक्के था। और वो समझ रहे थे कि हमारा साइज मैटर करता है, हमारी मिलिट्री पावर मैटर करती है, हमारे मैट्रिक्स मैटर करते हैं, हमारी जो है वो बॉलीवुड स्पोर्ट पीछे से मैटर करती है और हमारी डिप्लोमेटिक स्पोर्ट मैटर करती है। लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा इफेक्टिवली उनके पांव के नीचे से जमीन निकाल दी और यही मिसकैलकुलेशन थी जो इंडियंस ने की और पाकिस्तान ने उनको दिखाया कि ग्राउंड पावर भी पाकिस्तान की उनसे ज्यादा मजबूत है, पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर भी, जिसको हम समझते थे बड़ी कंप्रोमाइज्ड है, यूथ ने जबरदस्त जंग लड़ी है,
वो भी उनसे ज्यादा मजबूत है। वल्नरेबिलिटी के एतबार से भी इंडिया साइज और दीगर सारी चीजों में बड़ा है, लेकिन वल्नरेबिलिटी के एतबार से ज्यादा वल्नरेबल है। और फिर पाकिस्तान ने बिलाखिर ये साबित किया, जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, कि जो महारत है, कंपिटेंसी है, वो बहुत बड़ी मिलिट्री डोमिनेंस के ऊपर हावी आ जाती है। और दुनिया की तारीख में जो बड़े बड़े जंगी मार्ग के तब्दील हुए हैं उनके रिजल्ट्स, वो उसकी वजह ये बनी है कि जो वीकर साइड है बजाय, क्योंकि अगर आप ये वाला कंपैरिजन करेंगे कि उनकी टैंक्स कितने हैं, उनके पास मिलिट्री पावर कितनी है, उनके पास जो है वो रिफाइल कितने हैं, तो वो शायद ज्यादा हो इन नंबर और शायद वो ज्यादा पावरफुल काउंट किए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजिक कैपेसिटीज की यूटिलाइजेशन की है, उसने उनके इस सारी मिलिट्री पावर का भरम जो है वो बिखेर के रख दिया है। और बिल्कुल आई डू एग्री कि जो लेवल ऑफ कमिटमेंट पाकिस्तान के अंदर नजर आया, जो पाकिस्तान के अंदर अवाम और हुकूमत के दरमियान यूनैनिमिटी नजर आई, जो पाकिस्तान के अंदर एक पैशन था कि इंडिया को हमने, जो पिछले एक दो बात चीजें हो चुकी हैं, हमने उनको शिकस्त देनी है, और जो हिंदुत्व के नतीजे में एक नफरत गेन की थी इंडिया ने, उसके मुकाबले में पाकिस्तान को जो रेस्पॉन्स देना चाहता था, तो मैं आपको बिल्कुल कैलकुलेटेड कहता हूं, और ये तमाम तकरीबन इंटरनेशनली एक्नॉलेज हुआ है कि पाकिस्तान ने सॉफ्ट वार के अंदर भी उनको शिकस्त दी है, पाकिस्तान ने 5th जनरेशन वार के अंदर भी इंडिया को शिकस्त दी है, पाकिस्तान ने मिलिट्री फायर पावर के अंदर भी उनको शिकस्त दी है, और पाकिस्तान ने जो सोफिस्टिकेशन जिसको आप कहते हैं, जिसको आप शार्पनेस कहते हैं, उसमें कम वसाइल के साथ एक बड़े वसाइल, बड़ी तादाद, बड़ी मिलिट्री माइट को इफेक्टिव डेटर किया है। और पाकिस्तान ने फ्यूचर जो डायनामिक्स है वो तय कर दी हैं। और अब इंडिया जो इस रीजन के अंदर अपने आप को एक हेजमन के तौर पर प्रेजेंट करता था, अब वो नहीं रहा, और रीजनल कंट्रीज के पास भी एक मुतबादल आ गया है, और वो ये है कि इंडियन हेजमनी का मुकाबला करने के लिए और डोमिनेंस का मुकाबला करने के लिए एक जबरदस्त काउंटर पार्ट रीजन के अंदर अवेलेबल, और वो पाकिस्तान है। तो ये बात दुरुस्त है कि जो जंग है वो जंग उसी वक्त ही लड़ी जा सकती है जब आपके अंदर आज़्म और इरादा वो इतना डोमिनेंट हो, आपका लेवल ऑफ कमिटमेंट बहुत ज्यादा हो, और आप बड़े दुश्मन की फायर पावर से खौफजदा ना हो। और आप, बल्कि मैं ये बात भी जरूर कह दूंगा कि जो एक मिलिट्री डॉक्ट्राइन है ना, जो कुरानिक डॉक्ट्राइन है, कि आप मुमकिन है कि एक मुल्क के मुकाबले में जितने उसके वसाइल है वो वसाइल ना रखें, लेकिन अल्लाह ने हाथी वालों के मुकाबले के लिए हाथी नहीं भेजे थे, बल्कि अल्लाह ने हाथी वालों के मुकाबले के लिए अबाबील भेजे थे, जिन्होंने उन हाथियों का छोटे छोटे कंकरों से बुरकस निकाल के रख दिया था। जो पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह मिसाइल पावर थी, जो पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह थंडर का जो रिजल्ट था, वो उनके रिफाइल और दीगर पावर्स को बिल्कुल आप कह लें कि उसने किनारे लगा दिया। और पाकिस्तान की मिलिट्री, एयरफोर्स, जमीनी अफवाज और कोलैबोरेशन जो पाकिस्तान की फोर्सेस के अंदर है, उसकी बहरहाल डोमिनेंस जो है वो रीजनल लेवल के ऊपर भी क्रिएट हुई है और ग्लोबल लेवल पे भी। और मैं ये कहूं कि इसको दुनिया की वार अकेडमीज में भी पढ़ाया जा रहा है कि हाउ पाकिस्तान ने इतनी वेल प्रिपेयर्ड था, और ये जंग लॉन्च इंडिया ने की थी। जो लॉन्च करता है ना, असल उसके ऊपर होता है कि वो रिजल्ट्स क्या देता है। तो ये जंग इंडियन की साइड से लॉन्च की गई थी, वार गोल्स उन्होंने डिक्लेयर किए थे, और अगर वो अपने वार गोल्स में से कोई भी वार गोल अचीव न कर सकें तो ये उनका फेलियर काउंट किया जाएगा। और पाकिस्तान की फतह जो है वो एक्नॉलेज है रीजनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, और यकीनी तौर पे इवन इंडिया के अंदर डोमेस्टिक लेवल के ऊपर। जी, पाकिस्तान की फतह की बात हो रही है, तो प्रोफेसर अमार आपकी तरफ आऊंगी। पहले यूनिपोलर वर्ल्ड होती थी, फिर बाइपोलर हो गई, लेकिन अब मल्टीपोलर है। आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान जो खिते में नई शिनाख्त बना रहा है, ये एक मल्टीपोलर जो वर्ल्ड्स हैं, जो ताकतें हैं दुनिया की, उनके लिए पाकिस्तान इस रीजन के अंदर थ्रेट भी हो सकता है? पाकिस्तान के लिए क्या ख़तरात मुस्तकबिल में हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा जो मिस कैलकुलेशन वाला पॉइंट है उस पर आना चाहूँगा। देखें, सबसे पहले अगर हम इसका थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट देखें कि व्हाई डिड इंडिया मिस कैलकुलेट, बेसिकली देखें उधर उनकी डोमेस्टिक ऑडियंसेस है, उन्होंने अपनी जो भी डोमेस्टिक ऑडियंस है उनको उन्होंने खुश करना है, उनसे वोट हासिल करना। तो बीजेपी का जो कोर एसेंस रहा है पिछले 14 साल, दैट इज़ बैशिंग पाकिस्तान एंड गेटिंग द कोर ऑब्जेक्टिव्स आउट ऑफ इट्स डोमेस्टिक ऑडियंस, नंबर 1। नंबर 2, Modi government for the last 14 years invested heavily in their foreign policy, and they were of this point of view कि we will maneuver Pakistan in the foreign policy domain, because they were thinking कि भाई US हमारे साथ है, यूरोप हमारे साथ है, all the big major powers are with us. So उस मिस कैलकुलेशन की जो सबसे बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने चाइना को कैलकुलेट उस तरीके से नहीं किया, एंड द सैटेलाइट इमेजिंग। इंडिया की बैक पे अगर बात की तो इसराइल की सपोर्ट है इंडिया को, आज भी है, और
बुनियादन मरसूस के वक्त भी? नहीं, इंडिया इसराइल की तो मोस्ट डेफिनेटली है, बट इसराइल इज़ नो चाइना। तो चाइना ने हमें ये जो जब ये मार्का हक ये जो पूरा ऑपरेशन हो रहा था 1 साल पहले, तो जो बेदू सैटेलाइट जो हमें चाइनीज़ ने प्रोवाइड की थी और जिसको बहुत ही महारत से हमारी फोर्सेस ने इस्तेमाल किया, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। एंड उस टर्निंग पॉइंट को अभी कोई 2 हफ्ते पहले आई वाज रीडिंग, और ये यूनानिमस है, एक बहुत फॉरेन अफेयर्स एक मैगज़ीन है जो बड़ा क्रेडिबल मैगज़ीन है इन इंटरनेशनल रिलेशंस में। इट वाज स्टेटिंग द फैक्ट कि इंडिया की जो मिस कैलकुलेशन थी दैट वाज ऑन इट्स फॉरेन पॉलिसी फ्रंट, और उसकी वजह से, कमिंग टू योर क्वेश्चन, द रोल ऑफ मल्टीपोलैरिटी और रीजनल डोमिनेंस जो इंडिया चाह रहा था वो बिल्कुल साइडलाइन हो गया। और दुनिया ने जिस तरह यूएस ने पिछले 14 साल से बेट किया हुआ था कि इंडिया विल बी द काउंटर वेट टू चाइना, यही वो लोग बेट कर रहे थे ना। तो नाउ द यूएस इज रियलाइज्ड कि हम सारे एग्स अपनी एक बास्केट में नहीं डाल सकते। इंडिया से तो पाकिस्तान नहीं संभल रहा, तो चाइना कैसे संभलेगा? तो उस सेंस में नाउ आप देखें एक पैराडाइम शिफ्ट आया है यूएस के अंदर। तो यूएस के जो नैरेटिव जो उनका शिफ्ट आया है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कंप्लीट एपिसोड, और उससे मल्टीपोलैरिटी में बहुत बड़ा इफेक्ट आया। और अभी लेटेस्ट आप ये देखें, जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे हमारा एक डिफेंस पैक्ट एक तरह का बन रहा है जो है टर्की, पाकिस्तान, कतर एंड सऊदी अरेबिया। नाउ दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग जो इस पूरे रीजन को दोबारा से रीडिफाइन करेगी। और इसमें यूएई अलग हो गया, आपने देखा होगा ओपेक से भी वो अलग हो गए, और साथ में वो इंडिया के क्लोज हो गए और इजराइल के क्लोज हो गए। सो नाउ वी कैन क्लियरली सी कि बाउंड्रीज डिफाइन होना शुरू हो गई है, और रीजनल जो हेजेमनी है रीजनल कॉन्टेक्स्ट में देखी जा रही है। तो कोई ग्लोबल सुपर पावर एज सच कंट्रोल नहीं कर रही रीजन को, इसीलिए अभी तक यूएस इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल ईरान, और वो वाला जो पूरा मामला है वो भी यूएस के हाथ से आहिस्ता 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 करके निकल रहे हैं। दे आर जस्ट कमिंग टू द टेबल कि भाई आप आएँ हमारे साथ ये चीज़ें करें। एंड दे हैव रियलाइज दिस थिंग कि जो रीजनल पावर्स हैं, जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें चाइना है, जिसमें टर्की है, जिसमें कतर है, जिसमें सऊदीया है, वी हैव टू टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस। एंड वी कैन कंप्लीटली नॉट बेट ऑन इंडिया, बिकॉज इंडिया वही कंट्री है जब रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू हो रही थी तो इंडिया क्या करता है, इंडिया जाके रशिया के पास चला जाता है और उनके जो जेशाह हैं फॉरेन मिनिस्टर, वो जाके ये कहते हैं कि भाई हम तो न्यूट्रल हैं। इस तरीके से कभी भी आपकी रीजनल डायनामिक्स नहीं चलती। और अभी ईरान के साथ जंग में 2 दिन पहले वो इजराइल जाते हैं और वहाँ पर उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलता है में भी उन्होंने एग्जैक्टली। तो आप देखें, अगर आप थोड़ा सा पिछले 15 साल के ऊपर देखें, ईरान का पार्टनर कौन था? इंडिया। हाँ। इंडिया था। ईरान ने तो थोड़ा एग्रेसिव पोस्चर पाकिस्तान के अगेंस्ट भी रहा था उनका, लेकिन ऑब्वियसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे हैव आल्सो रियलाइज्ड द फैक्ट। बट इंडिया की ये जो जितनी मिसकैलकुलेशंस हैं, इट हैज़ कम टू अ कल्मिनेशन पॉइंट। मैं इसको, लेकिन हमारा अलसा एक पॉइंट है, अक्सर हमारे एनालिस्ट इसी पे बात करते हैं कि जो ईरान था उसका टिल्ट ज़्यादातर भारत की तरफ था, लेकिन अगर रियलिटी की बात की जाए तो इस पूरे रीजन के अंदर ईरान अकेला था। सऊदी अरब की बात की जाए, जितनी गल्फ कंट्रीज़ है वहाँ पे अमेरिका के अड्डे मौजूद है, यानी अमेरिका का इंटरेस्ट है, उनके आपस में रिलेशंस है। पाकिस्तान ऐसा कंट्री था कि हमारे यहाँ पे अमेरिकन बेसिस नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारा ज़्यादा रिलेशन था जो था वो सऊदीया के साथ था। तो ईरान के पास इस रीजन के अंदर कोई ऑप्शन भी नहीं थी, उसको ऑब्वियसली किसी न किसी मुल्क की ज़रूरत थी, तो उसका झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ हमें देखने में आया। लेकिन जब रियलिटी सामने आई, जंग के हालात बने, तो फिर पाकिस्तान के साथ उसने सालसी के अंदर भी वो पाकिस्तान के अंदर आए, सारे मुज़ाकरात के अंदर पाकिस्तान की हाँ में हाँ उन्होंने बिलाई, जिसका अभी 12 अमेरिकन की जो लीडरशिप है वो भी जिक्र करती है कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोका गया, जो जंगबंदी थी पाकिस्तान की दरख्वास्त पर किया गया। शिराज साहब, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? जो पाकिस्तान खत्ते के अंदर नई ताकत के तौर पर उभर रहा है, अब आप नहीं समझते कि जो प्रॉक्सीज़ थी उनके ऊपर भी पाकिस्तान को काम तेज़ करना चाहिए? जो दहशतगर्दों की प्रॉक्सीज़ भारत की फंडेड है, जो अफगानिस्तान की फंडेड है, इजराइल की फंडेड है, और पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है, क्योंकि भारत आराम से तो नहीं बैठेगा इस शिकस्त के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की आपने कि उस शिकस्त के बाद इंडिया के अहदाफ क्या होंगे और वो कैसे खित्ते के अंदर एक्ट करेगा। पहले तो हमें ये समझना है कि ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो गया है। एक वक्त में शिफ्ट ऑफ पावर इन ट्रांजिशन था और ग्लोबल ऑर्डर जो है वो मगरब से मशरक की तरफ ताकत का तवाज़ुन मुंतकिल हो रहा था।
लेकिन दो चीजों ने ताकत के तवाज़ुन की इस तब्दीली में बहुत रैपिड और तेज रोल प्ले किया, इसको रैपिड किया। उनमें से एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो इंडिया और पाकिस्तान की जंग थी, जिसके नतीजे में इस रीजन के अंदर जो अमेरिकन माइट और अमेरिकन स्ट्रेटेजिक पार्टनर था वो तो खैर इंडिया था, खा वो क्वाड के मेंबर के तौर पे हो, खा वो पॉलिसी ऑफ चाइनीज कंटेनमेंट हो, खा वो एक रीजनल हेजमन जो अमेरिका के साथ खड़ा होता तो वो तो इंडिया था। तो इंडिया की जो शिकस्त हुई है, इस शिकस्त ने इस रीजन के अंदर एक बड़े मोहरे को और एक बड़े स्टेक होल्डर को जो है वो शिकस्त दे दी, और इसके नतीजे में पाकिस्तान एक बड़े प्लेयर के तौर पे सामने आया। दूसरा जो बड़ा फैक्टर है वो फैक्टर ईरान और अमेरिका वार है, जिसके नतीजे में अमेरिकन ग्लोबल जो पावर और हेजमनी है वो न सिर्फ श्रिंक कर गई है, अमेरिकन मिलिट्री माइट, पॉलिटिकल माइट, इकोनॉमिक माइट, सबको डेंट मिला है। और एक बार फिर ये रीजन जिसमें चाइना है, जिसमें रशिया है, जो एशिया का रीजन है, ये एमर्ज किया है, और इसमें पाकिस्तान का रोल एक ब्रिज का रोल है। आप जस्ट अंदाजा करें कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी सीकर और एनर्जी प्रोड्यूसर के दरमियान एक ब्रिज है, पाकिस्तान, ईरान और चाइना के दरमियान। और इस रीजन के अंदर अगर चाइना, पाकिस्तान, ईरान, रशिया और तुर्की, ये एक अलायंस जिसको हम गोल्डन रिंग भी कहते हैं, अगर इमर्ज होता है तो ये ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स में एक बहुत मजबूत रीजन का रोल प्ले करेगा जो फ्यूचर वर्ल्ड को डिफाइन करता है। तीसरा ये है कि जैसे ये सार्क ममालिक थे, दीगर ममालिक थे, उनको कोई अल्टरनेटिव चाहिए था। अब उनको पाकिस्तान की सूरत में बड़ा इफेक्टिव और बड़ा पावरफुल अल्टरनेटिव जो है वो मिला है, इसने भी चीजों को चेंज करने में बड़ी मदद दी है। जो आपने कहा कि इंडियन बिलखसूस प्रॉक्सीज का मैटर है, चूंकि अनफॉर्चुनेटली आपने यूएई की भी मिसाल दी और ईरान की भी, मैं इससे एग्री करते हुए ये कहूंगा कि इस खित्ते के अंदर जाहिर है वो डिसइंटीग्रेट करना चाहते हैं पाकिस्तान को, और नेक्सस डेवलप हुआ है जिसको हम U2 और I2 कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया और इजराइल का, और इसी तरीके से एमिरेट के अंदर भी एक बहुत ज्यादा लॉजिस्टिक प्रोवाइड होती है, और हमारे जितने मिलिटेंट हैं उनके जो बाज लीडर्स हैं वो तकरीबन इसी गल्फ रीजन के अंदर रहते हैं। तो ये एक अनफॉर्चुनेट सीन है, और इंडिया यहां पर अपनी इस पोजीशन को और इजराइल दोनों यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि वो एक न्यूक्लियर पाकिस्तान को डॉक्ट्राइनल लेवल के ऊपर अपने जो डॉक्ट्राइन है उसके अंदर जो है वो एक थ्रेट समझते हैं, और पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर कैपेबल और पावरफुल स्टेट के तौर पर इमर्ज नहीं होने देना चाहते। तो जाहिर है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपनी प्रॉक्सीज के अंदर हैवीली इन्वेस्ट किया है, और ये टाइम है कि जब ईरान का रोल, पाकिस्तान का रोल रीजन के अंदर एक बड़े पावरफुल एक्टर के तौर पे सामने आ गया है। तो अब इस तरह की जो डिसइंटीग्रेशन करने वाली हैं, चूंकि इनके अहदाफ तो खुल के सामने आ गए, खा वो ग्रेटर बलूचिस्तान के हो और खा वो ग्रेटर कुर्दिस्तान के हो, या इस खित्ते की तकसीम के हवाले से हो, तो अब हमें आपस में खड़े होकर एक दूसरे के साथ रीजनल कोऑपरेशन डेवलप करके जो है वो एक मजबूत रीजन डेवलप करना चाहिए जो एक दूसरे की जरूरियात पूरी कर सकते हैं। आपने दुरुस्त कहा, ईरान के पास ऑप्शन क्यों नहीं था? इसलिए ऑप्शन नहीं था कि हमने ईरान के साथ साइन किया हुआ था ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, लेकिन हम अमेरिकन प्रेशर के दौरान उसको प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे थे। अब टाइम है पाकिस्तान के लिए कि वो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस क्रिएट करे, और ये एक ऐसी ईरान और सऊदी अरब के मसाइल रहे हैं, और पाकिस्तान का हमेशा टिल्ट सऊदी अरब की तरफ रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने आप को एक न्यूट्रल एक्टर के तौर पे भी रखा है। अब देखिए, सऊदी अरब के और कतर के मसाइल रहे 3 साल, लेकिन पाकिस्तान ने दोनों से रिलेशन रखे। सऊदी अरब के और तुर्की के मसाइल रहे, पाकिस्तान ने दोनों से रिलेशन रखे। यूएई के दरमियान सऊदी अरब के मसाइल रहे। पाकिस्तान की ये खूबी है कि पाकिस्तान जानता है डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव में कि आप एलाइज चेंज कर सकते हैं, बट यू कांट चेंज द बॉर्डर्स, और हमारा बॉर्डर ईरान के साथ है, और पाकिस्तान की बहुत सारी चीजें इस रीजन में ईरान के साथ वाबस्ता है। हमारे तो टोटल 4 बॉर्डर हैं। इन 4 बॉर्डर में 3 बॉर्डर तो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान का बॉर्डर, इंडिया का बॉर्डर जो है ये तो हॉस्टाइल हुए पड़े हैं, और हमारा जो अगर ईरान का बॉर्डर है खुदा न खास्ता वहां पे अनरेस्ट हो जाए तो ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए खतरा है। तो बिल्कुल पाकिस्तान रियलाइज करता है कि ना वो ईरान के अंदर कोई चेंज ऐसी आने देगा जिसके नतीजे में ईरान। लास्ट में ये भी बता दीजिएगा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ अब दुनिया सुन रही है, पाकिस्तान का एक मकाम बन चुका है आलमी सतह पे। क्या पाकिस्तान जो सालसी का किरदार अदा कर रहा है, अमेरिका से कहा जा सकता है जो सैंक्शन लगाई गई हैं ईरान के हवाले से कि उसमें नरमियाँ कर दी जाए ताकि हमें ईरान से सस्ता पेट्रोल या गैस जो है वो हम ले सकें? बहुत इंपॉर्टेंट और रिलेटिव क्वेश्चन है जी जी, बहुत इंपॉर्टेंट और रिलेटिव क्वेश्चन है, और उसकी बुनियादी रीजन ये है इसके तकनीकी वजूहात की बिना पे शराज साहब आपको सुन नहीं पा रहे हैं, दोबारा आपसे रब्ता करेंगे। प्रोफेसर अमार भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोफेसर अमार, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे?
पाकिस्तान जंग के मैदान में तो जीत चुका है, लेकिन मुआशी तौर पर पाकिस्तान अभी भी मुश्किलात में है, पाकिस्तानी अवाम मुश्किल में है। जिस तरह पेट्रोल की प्राइसेस हम देखते हैं आए दिन बढ़ती आ रही है, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान रिक्वेस्ट कर सकता है अमेरिका के अंदर या मुतालबात रख सकता है कि सैंक्शन जो है उसमें नरमी की जाए ईरान के हवाले से? जो मुझे ख़बरें मौसूल हुई हैं और जो हमारे ज़राए हैं वो यही कह रहे हैं कि इनका एक 1 पेज मेमो बन चुका है और उसके अंदर बेसिकली इस चीज़ पे बात हुई है कि ये सैंक्शंस ज़्यादा से ज़्यादा हटें। एंड अगेन ये बड़ा पाकिस्तान के लिए बड़ा ही कीमती टाइम है। अगर पाकिस्तान ये सैंक्शंस हटती हैं तो पाकिस्तान इंटरडिपेंडेंस बना के अपने सारे मामलात जो स्पेशली तेल के, देखिए वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, वी आर हमें क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंस है और वो सारा हम इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हमारी वही इंपोर्ट ईरान पे शिफ्ट हो जाती है तो हमारा 30, 40 to 50% हमारे ऊपर प्रेशर कम हो जाता है। सो दिस इज़ अगेन वही वाली बात है कि हमारे पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह आप ये देखें कि अभी जो गवादर पोर्ट है, गवादर पोर्ट इस वक्त जितना उसने पिछले 2 साल में ट्रांसशिपमेंट हैंडल की थी वो पिछले 2 महीने में हैंडल कर चुका है। यूएई की सारी ट्रांसशिपमेंट इधर आ गई है। सो दिस इज़ अ वेरी पिवटल पॉइंट की वजह से। यस एग्जैक्टली। सो दिस इज़ अ वेरी पिवटल पॉइंट फॉर अस। और इस पॉइंट को अगर हमने, जिस तरह हम डिप्लोमेटिकली इस वक्त अपने जो डिप्लोमेटिकली हम इंगेज कर रहे हैं सब एक्टर्स को, इफ़ वी कैन इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं और यूएस को और ईरान को हम टेबल पे ला के एक इस्लामाबाद प्रोसेस के थ्रू इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन करवा लेते हैं, तो ना सिर्फ ये हमारे लिए एक डिप्लोमेटिक जीत है बल्कि इसके जो ट्रांसेंडिंग इफ़ेक्ट्स होंगे वो हमें इकोनॉमिकली भी मिलेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और हमारी इकोनॉमी इस वक्त आपको पता है लाइफ सपोर्ट पर है, तो उस लाइफ सपोर्ट को ख़त्म करने के लिए इससे बेहतरीन मौका हमें अपनी पूरी हिस्ट्री में दोबारा नहीं मिलेगा। सही। अच्छा, अभी अमेरिकन वो अखबार है एक्सियूज़, उसकी जानिब से कहा भी गया कि शायद नेक्स्ट वीक जो है वो फिर इस्लामाबाद के अंदर एक मुज़ाकरात की बैठक हो। शिराज साहब, आप क्या कहेंगे, इससे पाकिस्तान को अब मुआशी तौर पे भी फ़ायदा उठाना चाहिए? मुआशी तौर पे कमज़ोर हैं अवाम, इस वक्त मुश्किलात में, हम जंग जीत चुके हैं, पाकिस्तान का किरदार भी खित्ते के अंदर मुस्बत रहा है, अमन का अलंबरदार है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम का भी सोच रहा है जो इस वक्त मुश्किल में है। नहीं, ये बहुत रेलेवेंट है और डिप्लोमेसी का नेशनल इंटरेस्ट को फायदा यही होना चाहिए कि आपकी इकोनॉमी बेहतर हो। और इकोनॉमी में चूंकि इस वक्त अगर आप मिले, मैं मसलन एप्टमा के चेयरमैन से मिला तो उन्होंने कहा कि बिजनेस डूएबल नहीं है ड्यू टू एनर्जी प्राइस। तो एनर्जी प्राइस पाकिस्तान के अंदर खित्ते में सबसे ज्यादा है और पाकिस्तान 250 मिलियन पॉपुलेशन का कंट्री है। अल्टीमेटली पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज्यादा है और नेक्स्ट डोर नेबर। अब ये टाइम नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो समुद्रों में जाए और समुद्रों की सेंसिटिविटीज के नतीजे में कभी लोडिंग है, कभी अनलोडिंग है, कभी जंग है, कभी वेदर है। पाकिस्तान नेक्स्ट डोर नेबर से, अमेरिका से वेवर ले सकता है, ये टाइम है। और चाइना और लिया है, आप ये देखिए चाइना ने अभी अपना डिक्लेयर किया है, इराक ने लिया हुआ है, इंडिया ने लिया हुआ है, तुर्की ने लिया हुआ है। ये सारे बावजूद इसके कि नेटो कंट्री है, कोई अमेरिकन अलाई है, लेकिन वो अपने इंटरेस्ट के लिए ईरान से गैस भी ले रहे हैं और एनर्जी भी ले रहे हैं। पाकिस्तान क्यों नहीं ले सकता जबकि चीप एनर्जी और अनइंटरप्टेड एनर्जी हमें अपने नेक्स्ट डोर नेबर से मिल सकती है? और अगर जस्ट तसव्वुर करें कि हमारी एनर्जी की प्राइस नीचे आ जाए और हमारा बिल जो डेफिसिट है वो बहुत मिनिमाइज हो जाए, हमें डॉलर की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाए और एनर्जी की प्राइस के नीचे आने के नतीजे में हमारी पूरी इंडस्ट्री का पहिया चल पड़े, तो पाकिस्तान कितनी बड़ी इकोनॉमी बन के जो सामने आएगा। जो इस तरह दुनिया को पता चलेगा कि पाकिस्तान सेफ मुल्क है, यहाँ पे सिक्योरिटी की सूरत बेहतर है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने के भी इम्कानात पाकिस्तान के अंदर बढ़ सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया नासिर शिराज साहब अपना वक्त देने के लिए। प्रोफेसर मोहम्मद अमार आलम हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका भी सर। और आखिर में हम यही कहेंगे कि रोज़ न्यूज़ की जानिब से हमारे जितने गाजी हैं, हमारे शहीद हैं, उनको हम सलाम पेश करते हैं। और मुआरका हक़ के हवाले से जिस तरह आर्मी चीफ़ ने कहा था कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, तो रोज़ न्यूज़ की जानिब से भी पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।